अपने महान व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी व्यक्ति भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। भारत ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है। और ऐसे समय में जब आज समाज में वैमनस्यता बढ़ रही हो, समाज में आज भी वर्ग विभेद की स्थिति पैदा हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में अंबेडकर के विचार प्रासंगिक हो जाते हैं। और इन प्रासंगिक विचारों के बीच में अगर बात कही जाए कि शिक्षकों की भूमिका और बड़ी हो जाती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच शिक्षकों की उपस्थिति बनी हुई है। सर्वप्रथम हमारे साथ हमारी दाहिनी तरफ श्री सूर्यकांत गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के पटना जिला के सचिव हैं। उनके बीच में श्री प्रेमचंद नीरज जी हैं, जो प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी हैं। और उसके बगल में सुनीता कुमारी, जो शिक्षा सेवक हैं और बुनियादी साक्षरता केंद्र कन्या मध्य विद्यालय पटना में पदस्थापित हैं। आज सच पूछा जाए तो अंबेडकर के विचारों को जो महत्ता मिलनी चाहिए थी वो मिली कि नहीं मिली, और अगर नहीं मिल पाई हो तो उसके लिए जवाबदेह कौन हो सकता है, और अगर मिला है तब इस देश के पिछड़ेपन में किसकी भूमिका आखिर बनी हुई है। आज जब साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा हो और वैचारिकता का स्तर गिर रहा हो, अगर माना जाए तो इसमें भूमिका किसकी है, यह समाज को तय करना पड़े। इतना बड़ा व्यक्तित्व का आज जन्मदिन मना रहे हैं हम, जिसने पूरे विश्व को रोशनी दी है और जिसके इस ज्ञान से पूरा विश्व प्रभावित हुआ हो। और ऐसी स्थिति में जब भारत अपने इस कर्म पथ पर अग्रसर हो तो फिर बात जरूर होती है कि हम क्या करें ऐसा जिससे हमारे देश को एक वैश्विक पहचान मिल सके। तो सर्वप्रथम हमारा सवाल इसी मुद्दे पे है। सर, सबसे पहले हम लोग का ये सवाल बनता है कि आज अंबेडकर की जयंती तो हम मना रहे हैं, तो क्या अंबेडकर सिर्फ उन पत्थरों में, उन पन्नों में या फिर उन फूलों और मालाओं में ही सीमित रह गए, या फिर सचमुच कुछ काम हो रहा है? देखिए, अंबेडकर का विचार जो है हमेशा प्रासंगिक है। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर के आने के बाद समाज में परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। सबसे पहले अंबेडकर चाहते थे कि समाज में समानता, वर्ग भेद नहीं, छूत अछूत की भावना नहीं। उस पर काफ़ी हद तक हमारा समाज काबू पा लिया है। अब पहले वाली स्थिति नहीं है जो उस समय थी जब अंबेडकर छोटे थे। वर्तमान समय में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो छुआछूत की भावना समाप्त हो चुकी है, लेकिन वर्ग भेद है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अंबेडकर भी यही चाहते थे कि धीरे धीरे ही वो होगा जरूर। अंबेडकर को अगर हम इस रूप में देखें कि कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण जो उन्होंने दिया उसके चलते भी वर्ग विभेद है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरक्षण उन्होंने कुछ सोच समझ करके संविधान में डाला था ताकि जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं वे मुख्य धारा में आए। लेकिन वर्तमान समय में भारत में कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग आगे बढ़े वो खुद वर्ग विभेद करने लगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो आगे बढ़े वो नीचे वाले को छोड़ते चले, और जिससे वो निम्न स्तर के लोग निम्न स्तर में ही रह रहे हैं। अभी भी देखा जाए तो दलित वर्ग में, जिसको हम लोग आजकल अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं, उसमें भी वर्ग विभेद काफी मात्रा में है। उसमें भी कुछ लोग अपने आप को ऊंचा और कुछ लोगों को नीचा समझते हैं। यह अंबेडकर के सिद्धांत में नहीं था। अंबेडकर चाहते थे कि चाहे जो भी हो सब बराबर की श्रेणी में रहे। तो अंबेडकर के नाम पर राजनीति भी हुई, अंबेडकर के नाम पर कुछ लोगों ने लाभ भी उठाया और उनके नाम पर राजनीति की, राजनीति के शीर्ष शिखर पर भी पहुंचे। लेकिन
जैसे ही वे शीर्ष शिखर पर पहुंचे या मध्यम स्तर के पर भी पहुंचे, फिर उन्होंने अपने नीचे वाले तबके को छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया, अपने और भी लोगों को छोड़ दिया। ऐसा नहीं आप क्या मानते हैं, अभी जो वर्ग विभेद की स्थितियां आज भी बनी हुई हैं, जो दशकों तक सदियों तक बनी हुई थी, तो क्या यह आपको ऐसा लगता है कि यह वर्ग विभेद समाप्त हो जाएगा? और अगर समाप्त अगर हो पाता हो तो अम्बेडकर की भूमिका, अम्बेडकर के जो कार्य रहे हैं इस समाज के स्तर पे, तो उसमें कितनी उनसे, उनके विचारों से समाज प्रभावित होकर के अपने ट्रेड को बदलेगा? भाई अभी त्रिपाठी जी गुप्ता जी बोल रहे थे, अंबेडकर को समझने की आवश्यकता है। व्यापक परिदृश्य में जब अंबेडकर को समझा जाएगा तो उनकी प्रासंगिकता आज के तारीख में उनके विचारों की बहुत अधिक कारगर है। और उन्होंने कहा था, जिस तरीके से आरक्षण की बात इन्होंने की, आरक्षण संविधान में शब्द ही नहीं है, विशेष अवसर का सिद्धांत है। आरक्षण शब्द है ही नहीं, विशेष अवसर का सिद्धांत। और विशेष अवसर का सिद्धांत जो है उसके बारे में अम्बेडकर ने कहा था कि 10 वर्षों के बाद इसका पुनरीक्षण किया जाए कि किसका उत्थान हुआ और किसके उत्थान में विशेष लाभ देने की आवश्यकता है। उसके हिसाब से साइकिलिंग होगा, रोटेशन के हिसाब से वो रोटेट होते रहे और जो कमजोर हैं उनको ऊपर उठाते चला जाना है। व्यवस्था आगे बढ़ी, संविधान के मुताबिक देश चलने लगा। विशेष अवसर का सिद्धांत जिन लोगों पर लागू हुआ, जिसको उसका लाभ मिला, लाभान्वित होने के बाद जो वर्ग भेद की बात आप कर रहे थे अभी, स्थिति ऐसी हुई सर कि नव सामंतवाद बड़ी तेजी से पनपा, बड़ी तेजी से पनपा। और लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की थी। अंबेडकर की लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी। वो सत्ता परिवर्तन तक ही सीमित रह गई और व्यवस्था ज्यों की त्यों रह गई। अब धीरे धीरे व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। लड़ाई थी हाथी मारने की, बजाय हाथी मारने के हाथी के सवारी करने पर तब्दील हो गई। अब लड़ाई इस बात की हो गई कि कल तक कौन सवारी कर रहा था उसको हटाओ, अब सवारी हम करेंगे। हाथी मारने की जो लड़ाई थी वो समाप्त हो गई। तो अंबेडकर का सिद्धांत जो था ये संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। आज व्यापक संक्रमण काल है, राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से। जिसको अवसर मिला उसने अपने बाद के लोगों को अवसर देना बंद कर दिया, उसके लिए ही रास्ता बंद कर दिया। जैसा आपने कहा, उसके लिए रास्ता उसने बंद कर दिया। और जिसको अवसर नहीं मिला वो जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन फिर यहाँ पर एक बात है कि संघर्ष करो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। शिक्षा का प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा जो दबे कुचले लोग हैं वो ऊपर की ओर आएंगे। शिक्षा ही एक माध्यम है और जब वो ऊपर आएंगे तो उनके अंदर संघर्ष करने की मात्रा पैदा होगी। संघर्ष करने का लक्ष्य तय करने की जो कैपेसिटी है कि हम लक्ष्य कैसे निर्धारित करें, वो कैपेसिटी विकसित होगा। और उसके बाद तब जाके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में वो संघर्ष कर पाएंगे, संगठित होकर। बुद्धम शरणम गच्छामि, तब धर्मम सर्वम गच्छामि और तब संघम शरणम गच्छामि। सीधी सी बात है। तो हम लोग जो है धीरे धीरे अंबेडकर के बताए रास्ते पर चल के आज देश बहुत आगे आया। छुआछूत का जो पुराना भाव था, पुराना परिदृश्य जो था, वो तो करीब करीब समाप्त हो गया है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो विकृत मानसिकता है, उसके अलावा कुछ कहा उसके लिए शब्द नहीं जा सकता। आज हिंदुस्तान में छुपे भाव से कहीं किसी किनारे में कुछ शब्द का प्रयोग किसी के लिए कोई करता रहा होगा, ये अलग बात है। लेकिन सार्वजनिक रूप से तो कोई किसी को अपमानित कर ही नहीं सकता।
ये क्षमता नहीं है, भारतीय संविधान का ये देन है। और सब लोग समान, समानता पर आधारित समाज की संरचना जो उनका मूल था, समता मूलक समाज की स्थापना। तो समता के लिए तो सीधी सी बात है कि आर्थिक समानता, और आर्थिक समानता जब तक नहीं आएगा तब तक जातीय परिदृश्य में भी बदलाव नहीं आएगा। तो उसके लिए आर्थिक समानता की आवश्यकता है, और आर्थिक ग्रोथ तभी बढ़ेगा जब वो शिक्षा उसकी बढ़ेगी, और शिक्षा जब बढ़ेगा तो संघर्ष करेगा तो अपने अपने इकोनॉमिकली ऊपर जाएगा। अभी जो है, जो ऊपर गया वो नौसामंत हो गया। अब स्थिति यह है कि अपनी ही जाति के लोग, जातिवाद के विरोध में अम्बेडकर ने बहुत बात कही, और जातिवाद के बहुत बड़े विरोधी अम्बेडकर रहे, और चाहते थे कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो है उसमें सबसे बड़ी बुराई अगर कुछ है वो जातिवाद है। अगर जातिवाद को अलग करके वर्ण भेद जो था उसको सीमित कर दिया जाए तो सनातन धर्म में कोई बुराई नहीं है, समझ लीजिए। लेकिन जहां पर उनका फोकस था, उस फोकस से बाद के लोग जो है उसको अपने आप को हटा लिए। सीधी सी बात है, जो चाहते थे अम्बेडकर, उनका विरोध करने का जो तरीका था उस तरीका से एकदम विपरीत सीधे अटैक के मूड में आ गए और खुद सामंत बन बैठे। जिसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे वो खुद ही बन बैठे। तो नव सामंतवाद जो है बहुत जबरदस्त जड़ पकड़ा है, और ये वही लोग हैं जो उसी वर्ग से आते हैं। नव सामंत कौन है? उसी वर्ग से आते हैं, और वो अपने ही लोगों का शोषण कर रहे हैं। सर, आज जब जातियों के बीच मेल बढ़े हैं, जब समरसता के विचार, जैसा कि सर ने कहा, हमारे में बढ़ा है, फिर भी आज भी ऐसा लगता है कि हमारे जो बीच की दूरियां खासकर वर्ग संघर्ष के रूप में परिणित हुई हैं। और इस वर्ग संघर्ष को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ क्या है रमेश जी कि जब परिवर्तन शुरू होता है तो परिवर्तन शुरू होने के क्रम में जो ग्रोइंग स्टेज में आदमी जब उसके अंदर विकास नए तरीके का आता है तो वो एक अलग वर्ग के रूप में स्थापित होना चाहता है। उसकी भूमिका ये होती है कि हम एक अलग वर्ग के, एक अलग दर्जे के हो गए, हम एक दर्जा हासिल कर लिए, और तब वो क्या करने लगता है कि एक वर्ग वो हो जाता है, एक वर्ग जो पहले से खड़ा था, और दूसरा तीसरा वर्ग खड़ा होते चला जाता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था स्पष्ट कि आप अनवरत संघर्ष करते रहिए, और शिक्षा का जो वातावरण है उसमें आप ऐसा एटमॉस्फेयर बनाइए कि हर बच्चा इतना पढ़ लिख जाए, इतना पढ़ लिख जाए और सब कुछ पढ़ लिख जाए। एक चीज की पढ़ाई ना करे, वैसी पढ़ाई ना करे जो सिर्फ नौकरी पाने तक ही सीमित है। वैसी पढ़ाई करे जो प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम करे, जो संविधान हमने लिखा है उस संविधान को जमीन तक पहुंचाने का काम करे। ऐसी शिक्षा प्राप्त करे, और उस शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है कि हम संगठित हों, और संगठित होकर लोगों के बीच में जाएं, और जाके हम कहें, अब हमारे बीच शिक्षा सेवक आई हैं, ये इनका काम ही वही है कि लोगों के बीच में जाके और उस टोले में, महादलित टोले में जाके शिक्षा का वातावरण बनाना इनका काम है। अंबेडकर के हिसाब से लोगों को पढ़ने के लिए और स्कूल तक पहुंचाने का काम है। शिक्षा बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, और वर्ग संघर्ष जो है ये तो छदम है, एक समय आएगा स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी शिक्षा, जैसा सर ने कहा कि सच में अगर कोई शिक्षित होगा तो वो वर्ग विभेद या किसी तरह का विभेद नहीं करेगा। पढ़ा लिखा समाज कभी भी विभेद के तौर पे नहीं देखा जाता। जो भी वर्ग विभेद हुए हैं, सच पूछा जाए तो मुझे भी लगता है कि अशिक्षा के दौर से ही शुरू होते हैं। हमारे साथ सुनीता जी हैं, और ये चूँकि बुनियादी साक्षरता केंद्र में पदस्थापित भी हैं, तो आप अपने विद्यालय में इसको किस रूप में देखती हैं? आज भी आपको लगता है कि विद्यालय में भी इस तरह की स्थितियां हैं कि वर्ग विभेद हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप अपनी ओर से क्या प्रयास करती हैं कि ऐसा ना हो? नहीं सर, अभी तो हमारे विद्यालय में या और कहीं भी बहुत ही अच्छा परिणाम है, और बहुत ही अच्छे, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता। सारे लड़के बच्चे जो भी है और टीचर्स है जो भी, सब एक साथ बैठते, एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ सब कुछ करते। बहुत बदलाव आ चुका है सर आज के दिन में।
और अंबेडकर अब जो भी सोचते थे वो सब अब धीरे धीरे से चेंज हो रहा है, सारा कुछ हमारे सामने आ रहा है। उनके कहे पे जो वो चाहते थे अब धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, उनके जैसा हो रहा है। सर अभी एक चीज़ है कि बहुत समाज बदल भी रहा है। आप सबके सब शिक्षक हैं और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है समाज को बदलने में। अगर सोशल रिफॉर्मर होते हैं तो शिक्षक सबसे बड़े ही सोशल रिफॉर्मर होते हैं। तो जैसा अभी मैडम बताएं कि हमारे स्कूल्स में आज अब ये स्थितियाँ 9 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है जैसा बता रही हैं। अगर जब बिल्कुल नहीं है तो अगला पड़ाव हमारा क्या होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे कुछ आगे और बढ़ सके। अब एक तो ये बात आ रही है कि आज सिर्फ हम ये जयंती को सिर्फ फूल माला तक तो सीमित हमने नहीं रखा, अब इसको शिक्षा से जोड़ना है। तो आप क्या सोचते हैं कि अब शिक्षा को कैसे बदला जाए कि कुछ बेहतर परिणाम सामने आए? अब तो छुआछूत खत्म हो चुका, अब बच्चों का जो स्तर है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि शिक्षा से अम्बेडकर का जुड़ाव है। और इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। अभी हमारे स्कूलों में, विद्यालयों में सभी बच्चे एक समान हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, साथ में खाना खा ही रहे हैं। अब है कि हमारे जो बच्चे हैं खास करके सरकारी विद्यालयों में, वो प्रथम पीढ़ी के बच्चे हैं। प्रथम पीढ़ी से मेरा तात्पर्य यह है कि उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और साथ में बहुत गरीब हैं, और इतने गरीब हैं इसीलिए वो हमारे यहाँ मिलते हैं, क्योंकि जिनके पास थोड़ा सा भी कुछ होता है वो हर एक गली मोहल्लों में छोटे छोटे विद्यालय खोल गए हैं जहाँ अंग्रेजी माध्यम लिखा जाता है, उससे आकर्षित होकर करके वे अपने बच्चे को वहाँ देते हैं। तो हमारे यहाँ वही बच्चे आते हैं जो मोस्ट सबसे कम आय वर्ग श्रेणी के हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को समस्या ये उत्पन्न होती है कि माता पिता कहीं ना कहीं काम करने लगते हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को भी विद्यालय लेकर के चले जाते हैं। अब विद्यालय में भी समस्या उत्पन्न होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो छोटे बच्चों को खिलाने में घर में रह जाते हैं, क्योंकि उसकी देखभाल कौन करेगा। तो बच्चे घर में कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ उसको देखभाल करने वाला नहीं होता है। विद्यालय में जो दिया जाता है वो सीख पाते हैं। तो हो क्या रहा है कि वो सिर्फ पढ़ने लिखने तक सीमित हो जाते हैं। आगे बढ़ने में कुछ बच्चे हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे और अधिकतर बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। सर आपके विचार में ऐसा क्या किया जाए कि इस अम्बेडकर के इस विचार को, जिसको पूरा विश्व मानता भी है, इसको हमारे देश में और बेहतर ढंग से लागू कैसे किया जाए? क्योंकि आप शिक्षक भी हैं, शिक्षक नेता भी हैं और कुछ हद तक सामाजिक कार्यकर्ता भी आप लोग हैं। तो और बेहतर क्या हम कर सकते हैं? आज जिनका जयंती हम उनकी मना रहे हैं, जयंती सिर्फ बहुत जगह बहुत विद्यालयों में आज फूल माला चढ़ाया गया, लेकिन सचमुच श्रद्धांजलि तो अम्बेडकर को तभी हो सकती है जब उनके विचारों को जनता से जुड़ाव हो जाए और लोग मन से विचार को स्वीकार करें। जबरदस्ती कोई स्वीकार करना ये सिद्ध नहीं करता कि हमारा विचार प्रासंगिक होगा। तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम बदला जाए कि लोग उससे ज़्यादा जुड़ सकें और हमारे जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन हो वो क्वालिटी एजुकेशन हो और वो भी मेन स्ट्रीम में आ सके? रमेश जी, अंबेडकर ने कहा था मेरी पूजा मत करो। उन्होंने कहा था कि मेरी पूजा मत करो, मेरे विचारों के अनुकूल भारत का निर्माण करो। ये उनका था। अंबेडकर के विचार के मुताबिक शिक्षित बनाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और शिक्षित बनाने के लिए हम सबको अलग अलग तरीके का संघर्ष करना होता है। अलग अलग तरीके का संघर्ष से तात्पर्य यह है कि हमारे विद्यालय में जिस वर्ग के बच्चे आते हैं, जिस परिवार से बच्चे आते हैं, वो कामकाजी परिवार है और कामकाजी परिवार जो निम्न वेतनभोगी होता है, कम आय वाला लोग होता है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस पर गार्जियन का कोई ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं रहता।
तो वैसे स्थिति में हम शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि हम उनको उनके घर से उठाएं और उठा के विद्यालय तक पहुंचाने का काम करें। और उनके पीछे जैसे अपने बच्चों के पीछे हम लगते हैं, अंबेडकर का सपना तभी पूरा होगा कि हम सभी बच्चों को अपना बच्चा माने और मान के उनको पढ़ाने का काम करें, उनको जबरन वैचारिक दृष्टिकोण से मोटिवेट करके जैसे भी हो खेल कूद के माध्यम से हम उसको शिक्षित करने का काम करें। और सिर्फ शिक्षा, हम ऐसी शिक्षा न दें जिस शिक्षा से सिर्फ सर्टिफिकेट प्राप्त होता हो, बल्कि श्रम मूलक शिक्षा नीति जो जयप्रकाश नारायण ने जिसकी चर्चा की थी, वो श्रम मूलक शिक्षा नीति को भी हम जमीन पर लाने का काम करें। हमें ऐसी शिक्षा दें जिससे कि वो तुरंत पढ़ने के बाद निकले और जिस तरीके का पढ़ाई उसने किया है वह स्वतः तुरंत अपने काम में लग जाए और धनोपार्जन कर सके, ताकि उसके घर का जो स्थिति है वो संभल सके और कल से बेहतर हो सके और फिर वो अपने बच्चों में लगा सके और उनके बच्चे फिर पढ़ने जा सके। और इस तरह निरंतर हमारा शिक्षा का विकास भी होता चला जाएगा और निश्चित तौर पर वह दिन आ जाएगा जिस परिवर्तन का सपना अम्बेडकर ने देखा था, वो परिवर्तित समाज हमको हमारे अनुकूल दिखाई देगा। तो आपको आपके विद्यालय में जहां आप काम कर रही हैं वहां बहुत सारे बच्चे उसी समाज से आ रहे होंगे जैसा और लोगों ने भी कहा, तो ऐसी स्थिति में जब आप ऐसे बच्चों के साथ होती हैं तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बात ऐसी है कि जिस समुदाय से या जिस बस्तियों से वो आ रहे हैं, मैं भी उसी बस्ती से उसी समुदाय से आई हूँ, तो मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मैं आज इनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। और मैं उन सब भी बच्चों के साथ बहुत ही खुश रहती हूँ और बहुत ही अच्छा मेरा एक समय बीतता है और कुछ आपस खुद महसूस होता है कि मैंने इनके लिए कुछ किया आज। और हर एक रोज़ में एक नई तैयारी के साथ उनसे मिलती हूँ। तो आज हमारी चर्चा अब समाप्त होती है और हम अम्बेडकर के विचार को सिर्फ अपने बाहरी दुनिया से न जोड़ें, मन की दुनिया से जुड़ें, विचारों को आत्मसात करने की कोशिश करें और यह प्रयास करें कि हमारा समाज सबके साथ मिलकर चल सके, सब एक साथ रह सकें, सबके समाज के कल्याण में ही हमारा कल्याण है। इस मन के भाव के साथ हम सब विदा लेते हैं। फिर से मिलेंगे अगले बार अगली